नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9, 10 और 11 को पढ़ा था। चैप्टर 9 था जो हमारा, वो था प्रॉपर्टीज़ एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद में हमने चैप्टर 10 के अंदर पढ़ा था ऑडिट, सरचार्ज एंड इंक्वायरी। और चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये चैप्टर, उम्मीद है आपने इन सब चैप्टर्स का जो है अपने नोट्स बना लिए होंगे। और आज हम चैप्टर 12 की बात करेंगे। चैप्टर 12 जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में बात करेंगे। आप जो है तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और तैयारी अच्छे से करने के साथ साथ नोट्स भी इसके इम्पोर्टेंट है, आप बनाते रहिए, क्योंकि इन डेप्थ अभी हम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग के टाइम पे अगर आपने ये क्लासेस पूरी देख रखी होगी तो आपको आसानी रहेगी। और दूसरी बात है कि कभी कभी किसी चैप्टर के अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कोई एरर हो जाती है तो वो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो उसकी वजह से दोबारा क्लास को री रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा नहीं, चैप्टर 2 के अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक थी जो हमने पढ़ा था कि 87th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो है सहकारी सोसाइटियों को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए थे, वो 87 ना होकर के 97 था, तो उसको आप ध्यान रखिए। अब जो है हम चैप्टर 12 की बात करेंगे। रुकना नहीं है, अगर आप रुकेंगे, क्लासेस को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे, 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट देख करके छोड़ देंगे, तो उससे आपका कोई हित नहीं होने वाला है। आप ज़्यादा देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में दोबारा से नोट्स लेकर के उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंडेक्सिंग की एक क्लास के अंदर आपको वो तरीका बता देंगे जिससे आप इस क्लास को, ये जो आपका पूरा सिलेबस है, उसको याद रख पाएँ। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और तो क्या है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और है कि कई स्टूडेंट्स की मेरे पास में कंप्लेन आई कि ये जो आप क्लासेस लेते हैं उनको थोड़ा स्पीड में कीजिए। तो देखिए, मैं नॉर्मल वॉइस के अंदर और नॉर्मल इस तरीके से अपलोड इसलिए करता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली जिस तरह से टीचर पढ़ाता है उसी हिसाब से पढ़ना जो है ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि स्पीड कम है तो आप यूट्यूब पे जाकर के उसकी प्लेबैक स्पीड जो है आराम से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर 12 शुरू करते हैं। चैप्टर 12 है लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी भूमि विकास बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक की हमने बात की थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस एक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 67 है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर टू लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, यानी भूमि विकास बैंकों पर इस अध्याय का लागू होना। तो ये जो 67 जो सेक्शन है हमारा, इसके अंदर ये बताया गया है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उनका काम क्या होगा, किस उद्देश्य से जो है वो बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है, ये उन सहकारी बैंकों पर लागू होता है जो लंबी अवधि का ऋण देते हैं। लंबी अवधि का ऋण देते हैं मतलब लॉन्ग टर्म जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर 3 डेफिनेशन में लोन को बांटा हुआ है। एक है अप टू 18 मंथ्स, यानी जो 18 मंथ से कम के लोन है उनको। दूसरा है 18 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक के जो हैं। और तीसरा जो है 5 ईयर या उससे ज़्यादा। तो ये जो 18 मंथ्स वाले हैं वो शॉर्ट टर्म लोन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन के लिए हमने पहले ही देखा हुआ है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बनाई जाती है। 18 टू 15 ईयर होते हैं वो मीडियम टर्म लोन माने जाते हैं, ये हैं मीडियम टर्म लोन। और 5 ईयर वाले हैं जो वो है लॉन्ग टर्म लोन। तो बेसिकली भूमि विकास बैंक जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो दिए जा सके। इसके अंदर उद्देश्य क्या होता है? जो भूमि डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, उनका प्राइमरी उद्देश्य उनको स्टेब्लिश करने का रहता है लैंड इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिव पर्पस, यानी भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्यों के लिए जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए जाते हैं। इनके अंदर आपको कुआं बनवाना हो, आपके खेत के अंदर ट्यूबवेल बनवानी हो, टैंक या फिर जल संग्रहण या फिर जल वितरण के लिए और कोई चीज़ करनी हो, जहाँ जहाँ पर नहर या नदी आती है वहाँ पर जल वितरण के लिए भी अगर कोई कार्य करना हो तो उसके लिए भी ये बैंक्स जो है वो लोन देते हैं। भूमि की सिंचाई, जल निकासी या फिर बाढ़ से सुरक्षा के लिए जो है भूमि में सुधार करना, यानी आपकी ऐसी जमीन है, ऐसी जगह पर है, नदी के पास में है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ सुधार किया जाए, इस समस्या का निपटारा किया जाए, और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है। तो वो पैसे आपको कौन देगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है आपको लोन दे सकता है उसके लिए, अगर आपके पास भूमि है और भूमि पे अगर आप किसी भी तरीके का कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक देगा। दूसरा जो है बागवानी, हॉर्टिकल्चर अगर आपको करना है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको अगर कोई
कृषि के साथ में होने वाले जितने भी जो प्रोडक्टिव काम होते हैं वो करना है, जैसे आपको मुर्गी पालन करना है या फिर गाय भैंसों से रिलेटेड कुछ काम करना है या फिर सब्जियां उगानी है, तो उसके लिए भी हो सकता है। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और पशुपालन का निर्माण करने के लिए भी आपको यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन देता है। अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है, जेसीबी खरीदनी है, या फिर मान लीजिए आपको कोई अनाज उगने के बाद में उसको निकालने वाली कोई मशीन खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर आपको जो है ये पैसे प्रोवाइड करवाएगा। या कृषि उद्देश्यों के लिए घरों का निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत, ये जो है घरों का निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सिर्फ कृषि उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि आपके पास में खेत है और वहाँ पर आप एक मकान बनाना चाहते हैं। मकान क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी फसल को वहाँ पर रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। या फिर इस खेती से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत भी करवा रहे हैं, आपके पास में मकान है वो टूट फूट गया है और टूट फूटने के बाद में आपको पैसा चाहिए, आप खेत पर जो है मकान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन देगा। किराएदारों या किसानों द्वारा भूमि की खरीद या अधिग्रहण, अब इसके अंदर जो किराएदार होते हैं, टेनेंट, ऐसा अगर मान लीजिए किसी की जमीन है और वो जमीन जो है वहां पर कोई टेनेंट इस जमीन को ले रहा है, या फिर कोई किसान दूसरे किसान से जमीन खरीद रहा है, या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसके पास अगर आप जमीन लेकर के जा रहे हो, तो जो भी कागजी कार्रवाई होगी वो किस अधिनियम के तहत होगी? पहला आपको याद रखना है 1955 का जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के तहत होगा। दूसरा है राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट 1954, इसके तहत होगा। ये दो चीजें जो है 1956 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके अंतर्गत भी यहाँ पर जो है ये जो 3 कानून है इसके तहत आपके भूमि के जितने भी कागजी कार्रवाई है वो की जाएगी। राजस्थान भूमि राजस्व, ये जो है भूमि राजस्व अधिनियम 1956 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके तहत कलेक्टर भी बनाया जाता है। तो ये 3 एक्ट के तहत अगर आप कोई किसी को पट्टा दे रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, तो उसके लिए राजस्थान का ये जो है टेनेंसी एक्ट आ जाता है। और उसके बाद में अगर आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो लैंड रेवेन्यू एक्ट आ जाता है। और ये जो है राजस्थान बंदोबस्त अधिनियम है उसके अंदर की धाराएं हैं वो भी इन पे लागू होती है। कृषि ऋण मुक्ति के लिए ऋणों का परिशोधन, राजस्थान कृषि ऋण मुक्त अधिनियम 1957 के तहत जो है वो ऋणों का परिशोधन किया जाएगा। आपको मेनली यहाँ पर ये 2 चीज याद रखनी है। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, इसको आप याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और दूसरा जो है राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इंडेबिटनेस 1957, ये आपको याद रखना है। इनसे जो है ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। नेक्स्ट, पशुपालन के लिए भी लोन देती है, तो वो तो हमने बता दिया। और दूसरा जो है लोन की अवधि, ये हमने वैसे ही डिस्कस कर ली है। शॉर्ट टाइम अप टू 18 मंथ्स होता है, मीडियम टर्म 18 मंथ से लेके 5 ईयर और लॉन्ग टर्म जो है 5 ईयर के लिए होता है। अगर रजिस्ट्रार की हमने बात की थी, रजिस्ट्रार की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? रजिस्ट्रार की डेफिनेशन आपको बतानी है। ये जो है चैप्टर 1 में जो डेफिनेशन सेक्शन 2 है उसके तहत रजिस्ट्रार की डेफिनेशन दी गई है। अब आपको बताना है रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट है वो कौन सी धारा के तहत होता है। उम्मीद है आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ चैप्टर 2 के अंदर होता है, लेकिन आपको धारा बतानी है कि कौन सी धारा के तहत रजिस्ट्रार का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 66 है वो ये बताता है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक है उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा, किन उद्देश्यों के लिए वो स्थापित किए जाते हैं और उनको क्या क्या चीजें जो है कहाँ कहाँ पर वो लोन दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है सेक्शन 67 के अंदर होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो है सेक्शन 68 राजस्थान स्टेट एंड अदर लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी राज्य और अन्य भूमि विकास बैंक। अब हमने बता दिया कि एक जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, क्यों उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो क्या काम करेगा, वो हमने 67 में बता दिया। अब 68 में आते हैं कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो राजस्थान की गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनाती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो राजस्थान स्टेट, ये हमारा राजस्थान हो गया, हमारा प्यारा प्रदेश राजस्थान राज्य के अंदर क्या होगा, एक स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यहां पर एक ही होगा, पूरे राजस्थान के अंदर एक ही स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा। और उसके अलावा जो है
आवश्यकता अनुसार कई भूमि विकास बैंक बनाए जा सकते हैं। भूमि विकास बैंक बनाए जा सकते हैं जो इसके अंडर काम करेंगे। जैसे बैंकिंग में हम देखते हैं राजस्थान के अंदर अपेक्स बैंक एक ही है, लेकिन उसके अंदर सीसीबी जो है बहुत सारी हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। सेम स्ट्रक्चर यहीं पे है कि सबसे पहले स्टेट के अंदर जो है स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा, जिसको हम बोलेंगे राजस्थान स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। उसके अंदर जो है और भी उसकी जो सब ब्रांचेज हो सकती है लैंड डेवलपमेंट बैंक के रूप में, या फिर लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है भूमि बंधक बैंक, उसको जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक के रूप में समझा जाएगा। ये जितने बैंक हैं उनको भी लैंड डेवलपमेंट बैंक माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्शन 69 है अपॉइंटमेंट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ट्रस्टी। अब देखिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रजिस्ट्रार होता है, वैसे ही लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए जो है एक ट्रस्टी बनाया जाता है। ये ट्रस्टी क्या होता है, रजिस्ट्रार को भी बनाया जा सकता है या राज्य सरकार द्वारा दूसरे किसी ट्रस्टी की भी नियुक्ति की जा सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि ये जो ट्रस्टी होती है वो रजिस्ट्रार को ही बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी अन्य ऑफिसर को, किसी और सरकारी कर्मचारी को जो है ट्रस्टी बना दिया जा सकता है। वो सीनियर आईएएस अधिकारी ही होते हैं। तो हमने ट्रस्टी बना दिया सारे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के लिए। उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि डिबेंचर धारकों के हित की सुरक्षा करता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या करता है, जनरली डिबेंचर जारी कर सकता है। डिबेंचर हमने बताया था क्या होता है डिबेंचर, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। डिबेंचर एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी जब किसी भी लैंड डेवलपमेंट को फंड रेज करना होता है या फिर उसको पैसे की उगाही करनी होती है। मान लीजिए आपके एरिया में एक लैंड डेवलपमेंट बैंक खुला है आपके जिले में, और बैंक खुलने के बाद में उस बैंक को पैसे चाहिए, या फिर वो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन करते करते उसे लग रहा है कि हमें पब्लिक से और पैसा लेना है या फिर हमें अपना फंड रेज करना है। जैसे कंपनीज में नहीं होता कि वो शेयर बेचती है और शेयर बेच के पैसे आ जाते हैं, तो वैसे ही डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इंसान को जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो पब्लिक नोटिफिकेशन से बेच सकती है, आप जाकर के खरीद सकते हो। इसका क्या प्रारूप होता है जनरली कि आपको जो है मान लीजिए 10 साल के लिए एक डिबेंचर निकाल दिया, तो बैंक आपको बोलेगी 50,000 रुपये का डिबेंचर है और उस पर हम आपको 7% की इंटरेस्ट रेट के साथ में 10 साल बाद में इतने पैसे चुकाएंगे। आप गए वहाँ पर, आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में आपने वहाँ से एक डिबेंचर खरीद लिया और 10 साल बाद में आपका जो वादा किया गया है जो लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा, वो जैसे ही आप डिबेंचर जमा करवाएंगे तो ब्याज के सहित वो आपको राशि लौटा दी जाएगी। इसका क्या फायदा होगा, एक तो लैंड डेवलपमेंट बैंक को अभी अपने फंक्शन करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए पैसा मिल जाएगा, और दूसरा आपका फायदा ये होगा कि आपको इंटरेस्ट के साथ में जब पैसा जो है आपका अधिक होकर के मिलेगा। तो ऐसे जो डिबेंचर धारक हैं उनके हितों की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिबेंचर खरीदा किसी लैंड डेवलपमेंट बैंक का और पता चला 5 साल बाद में लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो भाग गया, बंद हो गया या फिर उसको घाटा हो गया। तो ऐसे इन सभी से बचने के लिए जो ट्रस्टी है वो उनके फेवर में वर्क करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी डिबेंचर धारक हैं उनको उनके जब डिबेंचर की अवधि समाप्त हो जाए उसके बाद में वो पैसा मिले। ट्रस्टी एक कॉर्पोरेट निकाय होगा और उसकी अपनी मुहर होगी, यानी ये एक कॉर्पोरेट बॉडी होगा और उसकी मुहर होगी, और इसके अधिकार और कार्य इस अधिनियम और ट्रस्ट डीड द्वारा निर्धारित होंगे। जो ट्रस्ट डीड बनाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा उसके हिसाब से ये कार्य करेगा। और ये जो है कॉर्पोरेट बॉडी होगा, यानी ये जो पोजीशन है जो ट्रस्टी की वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी मानी जाएगी और इनके पास में एक सील होगी। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने सोसाइटीज़ के लिए एक रजिस्ट्रार जो है उसको अपॉइंट किया था, वैसे ही लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए हमने एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट हम 70 में चलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स जारी कैसे करती हैं, उसके क्या रूल रेगुलेशन होता है वो यहाँ पर 70 में पढ़ेंगे। राज्य सरकार और ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से भूमि विकास बैंक डिबेंचर जारी कर सकता है। यह आपको याद रखना है कि राज्य सरकार और ट्रस्टी की पूर्व अनुमति, यानी इनको पहले अनुमति लेनी होती है कि हम डिबेंचर जारी कर रहे हैं, इतने समय के लिए कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार और ट्रस्टी दोनों मान जाए तो वो डिबेंचर जारी कर सकता है। जनरली क्या होता है, राज्य सरकार तब इन्वॉल्व होती है जब स्टेट लैंड डेवलपमेंट हो, यानी स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है अगर वो डिबेंचर जारी करता है तो उसके अंदर राज्य सरकार की अनुमति लगती है। लेकिन इसके अंडर आने वाले जो नॉर्मल लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में या डिविजन्स में काम कर रहे हैं उसके लिए ट्रस्टी की अनुमति लेना जरूरी होता है। डिबेंचर की अवधि अधिकतम 30 वर्ष की
हो सकती है, यानी 30 वर्ष यानी 30 ईयर्स से ज़्यादा के लिए कोई भी डिबेंचर जारी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंड डेवलपमेंट बैंक को अगर लगे कि आप हमें उधार दे दो, हम आपको डिबेंचर देंगे, और पूछा जाए कि पैसा वापस कब चुकाओगे, तो बोल दे 100 साल बाद में। तो 100 साल बाद में आप भी नहीं रहेंगे, आपकी औलादे भी रहे कि नहीं रहे, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये यहाँ पर शर्त रखी गई है कि 30 साल से ज़्यादा के डिबेंचर जारी नहीं कर सकता। 30 से कम जितना चाहे कर सकता है। ब्याज दर जो है वो बैंक द्वारा तय की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस जब दिया जाता है डिबेंचर जारी करने का, तो उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि हमारी ये इंटरेस्ट रेट होगी और इतने साल बाद में इस इंटरेस्ट रेट से आपको जो है पैसा वापस मिलेगा। डिबेंचर की कुल राशि जो है मॉर्टगेजेस और असेट्स के मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी बैंक डिबेंचर जारी करता है, तो डिबेंचर जारी करने की एक जो शर्त वो ये है कि बैंक के पास जितनी मॉर्टगेजेस हैं, यानी जितनी संपत्ति उसने जो है बंधन में रख रखी है, या जितनी अडाने रख रखी है उसने संपत्ति, किसी किसान का खेत रख रखा होगा और उसके बदले में उसे लोन दे रखा होगा, या जो भी प्रॉपर्टीज है उसके पास में बंधक बनाई हुई वो, और उसकी एसेट्स, उसके पास खुद की कोई जमीन है, फंड्स हैं, वो सब मिला करके जो प्रॉपर्टी होती है जो लैंड डेवलपमेंट बैंक की, उससे ज़्यादा के डिबेंचर जारी नहीं कर सकता। अगर टोटल मॉर्टगेज और टोटल एसेट्स अगर किसी बैंक के पास में 10 करोड़ के हैं, तो वो 10 करोड़ के ही डिबेंचर जारी कर सकता है, 10 करोड़ से ज़्यादा के नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी से कितना भी राशि का डिबेंचर जारी नहीं कर सकते कि अभी ले लेते हैं, पैसा आ रहा है और बाद में चुकाने के टाइम पे देखा जाएगा कितना चुकता है और कितना नहीं चुकता है, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 71 गारंटी बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार अगर चाहे तो डिबेंचर और प्रिंसिपल पर गारंटी दे सकते हैं। यानी अगर कोई स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक या दूसरी बैंक जो है वो डिबेंचर जारी कर रहा है और वो उसकी गारंटी के लिए अगर वो राज्य सरकार को अप्रोच करता है, ताकि कई बार क्या होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक तो जो है डिबेंचर जारी करता है, लेकिन अगर कोई बैंक इतना फेमस नहीं है या पब्लिक में उसकी इतनी पहुंच नहीं है, तो लोग कतराते हैं कि मैंने अभी डिबेंचर खरीद लिया और डूब गया तो मेरे को पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में वो जो है स्टेट के पास, राज्य सरकार के पास जा सकता है कि आप हमारे डिबेंचर की गारंटी दो। राज्य सरकार की जो उचित व्यवस्था होगी उस व्यवस्था और विधि के अनुसार जो है उसके ऊपर प्रिंसिपल और ब्याज की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन गारंटी की अधिकतम राशि और शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने गारंटी दे दी तो आपने जितने के डिबेंचर दिए हैं उनकी चुकाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होगा। इन केस अगर कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक क्रैश हो जाता है, फेल कर जाता है या उसकी समाप्ति हो जाती है, तो राज्य सरकार ऐसे मामलों के अंदर जो है जब गारंटी देगी तो वो अधिकतम राशि वहां पर मेंशन करेगी, हम इतने पैसे की ही गारंटी दे रहे हैं, इससे ज्यादा की नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है 72 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन ट्रस्टी एंड डिबेंचर होल्डर्स चार्ज ऑन एसेट्स, यानी ट्रस्टी में संपत्ति हस्तांतरण और डिबेंचर धारकों का दावा। यानी डिबेंचर जारी होने के बाद में संपत्ति ट्रस्टी के पास होगी, डिबेंचर धारकों का संपत्ति पर फ्लोटिंग चार्ज होगा। यानी जितनी भी बैंक की प्रॉपर्टी है और जो उसके पास में जो फंड्स हैं वो सारे के सारे जितनी वैल्यू का उसने डिबेंचर जारी किया है उतने वैल्यू के एसेट्स जो हैं वो एक तरह से ट्रस्टी के अंडर में माने जाएंगे, और उनकी संपत्ति पर जो है डिबेंचर जो धारक है उनका फ्लोटिंग चार्ज होगा। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब आप समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए किसी बैंक से जो है 50,000 रुपए का डिबेंचर खरीदा है। कितने का डिबेंचर खरीदा है? 50,000 रुपए का। तो आप एक तरह से बैंक की 50,000 रुपए की जो एसेट्स हैं, 50,000 रुपए की जो संपत्ति है, उनके अंदर आपका चार्ज है, आप उसके अंदर मांगते हैं, और ये चार्ज जब डिबेंचर जारी होने के बाद में हर साल इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता जाएगा। अगले साल अगर आपने 10% की मान लीजिए डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, तो अगले साल आपका चार्ज कितना बन जाएगा? 60,000 बन जाएगा। चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि ये बैंक के ऊपर भार है कि ये इतने पैसे जो मेरी संपत्ति में, एक लैंड डेवलपमेंट बैंक है उसके पास में संपत्ति है, उस संपत्ति में से 60,000 रुपए इसको देने हैं, तो 60,000 की संपत्ति इसकी एक तरह से इनडायरेक्टली इसकी मानी जाएगी। डायरेक्टली नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप डिबेंचर लेकर के पहुंच गए और किसी लैंड डेवलपमेंट बैंक को बोल रहे हैं कि भाई ये ऑफिस का कमरा मुझे दे दो क्योंकि मैं 60,000 रुपये मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो है एक फ्लोटिंग चार्ज यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है 73 पावर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स टू एडवांस लोन्स एंड टू होल्ड लैंड्स, यानी यहाँ पर 73 के अंदर अब तक देखिए हमने जो है ट्रस्टी भी बना दिया, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बना दिया, उसके अधिकार भी दे दिए, डिबेंचर भी जारी करने की शक्ति दे दी। अब जो पावर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स टू एडवांस लोन एंड होल्ड लैंड्स, यानी
जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है उसको सेक्शन 73 के अंदर ये पावर दी गई है कि आप जमीनों को होल्ड कर सकते हैं। यानी आपको पता होगा कि जो अपर कैपिंग है वो लगती है, हम राजस्थान में बात करें, आप देख लीजिएगा कितनी 100 बीघा या 200 बीघा, कुछ एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा जो है कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता, ज़मीन होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन उसको यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है, ये जो है ज़मीनें जो हैं वो होल्ड कर सकता है, क्योंकि जब लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम बढ़ेगा तो किसान आएंगे, बहुत किसान आएंगे, बहुत लोगों को लोन दिया है, तो उनकी ज़मीनें जो हैं वो होल्ड कर रहा है यहाँ पर, तो होल्ड करने के लिए उसको राइट देना ज़रूरी है। और लोन देने की जो है उसकी शक्ति भी है कि वो लोगों को लोन दे सकता है। बेसिकली ये जो अपना काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, लैंड होल्ड कर सकता है और लोन दे सकता है, ये 73 में। ऋण का उद्देश्य धारा 63 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए होगा 67 में, यानी 67 के अंदर हमने उद्देश्य अभी पढ़े थे कि पशुपालन हो सकता है, भूमि सुधार हो सकता है, आप कोई इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, उसके तहत उसके उद्देश्य जो हैं उन उद्देश्यों के तहत ही लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन दे सकता है। आप ऐसा नहीं है लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास में गए और जाकर के बोल रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी है तो उसके लिए आप मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपको जो है ज़मीन वहाँ पर गिरवी रख दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। लैंड डेवलपमेंट बैंक उन्हीं उद्देश्यों के लिए लोन दे सकता है जो भूमि सुधार के लिए हो, पशुपालन के लिए हो, या फिर आपके खेत के सुधार के लिए, जो कोई भी है उनके लिए लोन दे सकता है। हालांकि ये बात अलग है, राजस्थान है तो लोग मतलब राजस्थान क्या इंडिया में आपको पता है कि लोन लेते हैं किसी लिए और यूज़ किस और पर्पज से कर लेते हैं, लेकिन आप जो है कानून के हिसाब से दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आप हम आगे भी पढ़ेंगे कि अगर आपने किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए अगर आपने वो पैसे यूज़ कर लिए हैं, आपने बोला कि मेरे को पशुपालन करना है, लोन लेकर के आए और लोन लाने के बाद में पता चला कि आपने एक फॉर्च्यूनर खरीद ली है, तो ऐसे में जो बैंक का मैनेजर है उसके पास ये पावर होती है, वो जाता है जाकर के ये चेक कर सकता है कि आपने वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए आपने लोन लिया था उसी में खर्च किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो आपको इस लोन को वापस लौटाने के लिए आपको जो है नोटिस जारी कर सकता है कि आपने भैंसें रखने के लिए लोन लिया था कि मैं तो 20 भैंस रखूंगा या फिर 30 भैंस रखूंगा और उसके बाद में पशुपालन शुरू करूंगा, इनकम होगी, तो आपको बैंक ने लोन दिया और आपने ले जा करके उसकी क्या खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीद ली। तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी अलग प्रोसेस है, वो भी पता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास में है 74 मोड ऑफ डीलिंग विथ एप्लीकेशंस ऑफ लोन, यानी जो लोन दे रहे हैं, लोन बैंक्स जो दे रहे हैं उनके पास एप्लीकेशन आती है, तो उन एप्लीकेशन पे लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है कैसे विचार करेगा। सबसे पहले ऋण के आवेदन पर जांच की जाएगी कि ये खेत जो है इसका है या नहीं है, ये खेत कोई लीज यानी कोई पट्टे पर तो नहीं ले रखा है, इसने किराए पर तो नहीं ले रखा है, इस खेत में कोई विवाद तो नहीं है। पता चला कि किसी इंसान ए ने जाकर के जो है एप्लीकेशन लगा दी और बैंक ने लोन दे दिया खुशी खुशी, और उसके बाद में पता चला कि वो ज़मीन जो है वो एक ही है ही नहीं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले जांच की जाएगी, उसके बाद में पब्लिक नोटिस दी जाएगी, पब्लिक नोटिस देकर के आपत्तियां जो है सुनी जाएगी। अगर किसी को उस जमीन पर लोन उठने से कोई आपत्ति है तो वो जहाँ पर जाकर के बोल सकता है कि इसका मालिकाना हक नहीं है, ये गलत लोन उठा रहा है, तो वो भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद में यदि आपत्ति का निर्णय सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक हो तो जो एप्लीकेशन है उसको स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कोई ऐसी जमीन लेकर के पहुंच रहा है और जाकर के बोल रहा है कि मेरे को इसके ऊपर 1 करोड़ का आप लोन दे दीजिए, लेकिन पता चला कि उसके अंदर तो भाई भाई के अंदर बंटवारे का विवाद चल रहा है, या फिर खेत के पड़ोसी या फिर किसी और के साथ में विवाद चल रहा है, तो किसी ने दिमाग लगाया कि अभी विवाद तो चल ही रहा है, इससे अच्छा लोन ही उठा लेता हूं मैं जाकर के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है लोन नहीं दिया जा सकता अगर मैटर कोर्ट में है। तो जब कोर्ट आपको बोल देगा कि इस जमीन का मालिकाना अधिकार इसी के पास में है, तब लोन दिया जाएगा, इससे पहले नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग लोन कॉन्क्लूसिवली ऑफ सर्टेन मैटर्स, यानी ऋण देने का आदेश कुछ मामलों में अंतिम होगा। ऋण आदेश में उल्लेखित कार्य या उद्देश्य को सुधार या उत्पादक उद्देश्य माना जाएगा। आदेश ये सुनिश्चित करेगा कि आवेदक को सुधार या उत्पादक उद्देश्य के खर्च करने का अधिकार है, यानी जो उल्लेखित कार्य हैं 67 के अंदर उसी के लिए लोन दिया जाएगा, पहली बात तो। और दूसरा, आदेश ये सुनिश्चित करेगा कि वो अपने हिसाब से इस पैसे को खर्च कर सकता है जो लोन लेके जा रहा है। अगर आपने बोला है कि मैं जो है खेत के अंदर मकान बना रहा हूँ, एक स्टोरेज बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी फसल को वहाँ रख सकूँ, तो कोई भी भूमि
विकास बैंक का अधिकारी आपको आकर के नहीं बोल सकता कि आपको इस डायमेंशन का बनाना है, यहाँ बनाना है, वहाँ बनाना है, वो नहीं कर सकता, वो आपके पास अधिकार है। अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आपने लोन ले लिया लैंड डेवलपमेंट बैंक से, तो फिर ट्रैक्टर फोर्ड का लेना है या मेसी का लेना है, वो राइट आपके पास में होगा, लेकिन लेना आपको ट्रैक्टर ही पड़ेगा, आप उससे फॉर्च्यूनर नहीं ला सकते। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ मोर्टगेज, यानी बंधक की प्राथमिकता। भूमि विकास बैंक के पक्ष में सरकार बंधक को सरकारी दावों पर प्राथमिकता होगी, और ये बंधक में अगर किराएदार का हित हो तो बैंक का दावा प्राथमिक हुआ। यानी ये इसका सिंपल सा मतलब है 76 के अंदर कि जो कोई भी जमीन जो जांच करने के बाद में उसके ऊपर लोन दे दिया गया है, ये आपकी जमीन है, और ये जमीन के ऊपर आपने क्या ले लिया है, जमीन के ऊपर आपने ले लिया है लोन। तो अब जो प्राथमिकता जो होगी वो लैंड डेवलपमेंट बैंक की होगी। यानी अगर आपने इस जमीन पर लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया है और उसके बाद में आपने जाकर के दोबारा एसबीआई से भी जुगाड़ लगा के लोन ले लिया, फिर आपको याद आया कि पीएनबी के अंदर जो है अपने चाचा जी बैठे हैं तो वहाँ से भी लोन ले लेते हैं, और एक टाइम पर ये जो तीनों जाकर के वहाँ पर ज़मीन पर दावा करते हैं कि हमारे से लोन लिया हुआ है और लोन की राशि चुकता नहीं हो रही है, तो इस जमीन को हम कुर्क करेंगे, जब्त करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसकी प्राथमिकता होगी, वो अपनी जमीन, ये जो जमीन जो उसके पास में मॉर्टगेज रखी हुई है, बंधक रखी हुई है, इससे इसका जो बेचान है और वसूली जो है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक करेगा। ये इसको यहाँ पर प्राथमिकता दी हुई है। इसका चुकान होने के बाद में जो है एसबीआई और पीएनबी के पैसों का चुकान किया जाएगा। जमीन की कुर्की जो होगी, जमीन की जब्ती जो होगी या जमीन को बेचा जाएगा, नीलामी की जाएगी, वो कौन करेगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक करेगा। ये पहले जमीन के मालिक को बोलेगा कि भाई हमारे पास में ये तयशुदा टाइम है, आपने किस्त नहीं चुकाई है, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तो या तो आप पैसा भरिए या आपकी जो जमीन है उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। और जब्ती के टाइम पर तीनों पहुंच जाते हैं तो प्राथमिकता इसको मिलेगी, यही जब्ती करेगा, यही उसको बेचेगा, ये अपनी रिकवरी करेगा, और उसके बाद में जो पैसे बचेंगे वो बाकी बैंक्स को जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी कहाँ पर दी गई है, 76 के अंदर। आपको ये याद रखना है, प्रायोरिटी ऑफ मॉर्टगेज जो है वो 76 में है लैंड डेवलपमेंट बैंक की। इसी में आपको ये भी ध्यान देना है। चलिए एक सवाल पूछता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है नॉर्मली, नॉट लैंड डेवलपमेंट बैंक, उनसे अगर कोई इंसान जाकर के ऋण लेता है तो उसने जो अडाने रखी है, जो जमीन, जो मॉर्टगेज रखी है, जमीन हो सकती है या कोई और भी चीज हो सकती है, तो उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है फर्स्ट चार्ज दिया गया है, वो किस चैप्टर में है, किस सेक्शन में है, ये आपको बताना है। लैंड डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में डिफरेंस क्या है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो सिर्फ भूमि सुधार के लिए लोन देता है, उसके अलावा कोई कामों के लिए लोन नहीं देता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है। मेंबर अगर उसका कोई है तो वो उसको उचित कारण बताने पे लोन दे सकती है किसी और उद्देश्य के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 77, उसके अंदर है मॉर्टगेजेस एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक टू स्टैंड वेस्टेड इन स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। यानी जितने भी आपके पास में, मान लीजिए ये जो है किसी स्टेट के अंदर एक लैंड डेवलपमेंट बैंक काम कर रही है, इसके पास में ये किसान ए जाता है, ये बी जाता है और ये सी जाता है, ये तीनों जाकर के यहाँ से लोन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये भी यहाँ से लोन ले लेता है, ये भी ले लेता है और ये भी ले लेता है, और इनकी ज़मीन जो है वो कहाँ पर आ जाती है, इसके पास अडाने में आ जाती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक में। तो ये ज़मीन ऑटोमेटिकली जो है स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसके अंदर वेस्टेड मानी जाएगी। यानी ये संपत्तियां इनडायरेक्टली इसी की मानी जाएगी, ये कानूनी रूप से स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक की संपत्तियां मानी जाएगी जो लैंड डेवलपमेंट बैंक ने अपने पास में अडाने में रख रखी है। तो ये यहाँ पर 77 में दिया हुआ है कि जितने भी लैंड डेवलपमेंट राजस्थान में काम कर रहे हैं उनके पास में जो भी प्रॉपर्टीज है जो उन्होंने लोन के फेवर में अपने पास में रख रखी है, वो ऑटोमेटिकली स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट है 78, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस एंड लीजेज इन फेवर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक। यानी जब हम लोन दे रही है बैंक, तो बैंक लोन दे रही है उस टाइम क्या उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, क्या होता है जनरली, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक से लोन लिया है, आपने जमीन दी है, तो जमीन पे मालिकाना हक किसका है, खेत मालिक का है।
तो खेत मालिक का अगर हक है तो फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो वहाँ पर क्या करने जाएगी, वो कैसे बेच सकती है? क्या उसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा जमीन? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है बंधक और पट्टे पट्टे का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, इस एक्ट में दिया हुआ है। अगर आपने लोन उठाया है तो पट्टा करवाने की जरूरत नहीं है उस लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम पर, ना ही रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जो लोन लिया है उसका जो उसके जो कागजात हैं वो सारे के सारे रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे, और तभी से जो है वो आपका बैंक जो है उसके ऊपर लोन जो है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, तहसीलदार का जो कार्यालय होता है, जो हमारे पटवारी होते हैं, उनको ये लैंड डेवलपमेंट बैंक आगे जा करके ये बताता है कि इस ज़मीन पर जो है इतना लोन उठाया गया है, और वो वहाँ पर दर्ज कर देता है। वो दर्ज करना क्यों ज़रूरी है ये भी आप बताएंगे कि ये कानून जो है राजस्थान में कब आया था। उसको दर्ज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दर्ज नहीं करेंगे तो आपने लैंड डेवलपमेंट बैंक से आपने लोन ले रखा है, वो सिर्फ लैंड डेवलपमेंट बैंक को पता है, किसी और को नहीं पता है, तो आप दूसरी बैंक से भी जाकर के उसके ऊपर बार बार लोन उठा सकते हैं। इससे बचने के लिए जो पटवारी है उनके पास में ये भेज दिया जाता है कि इस ज़मीन पे जो है इतना लोन उठाया हुआ है, ताकि अगर कोई दूसरी बैंक उसे लोन दे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में ये मिले कि ये लोन इस ज़मीन के ऊपर पहले से उठाया हुआ है, उसके बाद में वो अपना डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है चैप्टर सेक्शन 79, मॉर्टगेजेस नॉट टू बी क्वेश्चन ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ मॉर्टगेजेस। यानी मान लीजिए दिवालिया हो गया कोई ज़मीन जो है वो ज़मीन पर आपने पशुपालन के लिए ऋण दिया या फिर किसी और चीज़ के लिए ऋण दिया, वो जो चीज़ है वो काम नहीं करी वैसे, या फिर जो ज़मीन है उसकी कीमत उतनी नहीं थी, 5 साल बाद में अगर वो लोन नहीं चुका पाया, किस्तें नहीं चुका पाया, हालांकि 5 साल नहीं होता है, किसी गलती की वजह से जो है वो लोन वापस नहीं आ पाया और उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। दिवालिया होने पर हमेशा यही माना जाएगा कि जो है यहाँ पर ये जो लोन दिया गया है वो गुड फेथ में दिया गया है, भूमि सुधार के उद्देश्य से दिया गया है और ये डूब गया, यानी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक को जाकर के ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लोन इसको लोन दिया था इस प्रॉपर्टी के बदले में और ये डूब गया। हालांकि ऐसा करते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली पहले सारी चेकिंग्स वगैरह होती है, कर्मचारी जो होते हैं उनको भी इस तरह का अगर करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है डिपार्टमेंटल। लेकिन अगर किसी वजह से अगर वो लोन डूब जाता है तो उसको गुड फेथ में निष्पादित माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 80 है राइट ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स टू पे प्रायर डेट्स ऑफ मॉर्टगेजेस। यानी भूमि विकास बैंकों को मॉर्टगेजर के पूर्व ऋण चुकाने का अधिकार। यानी क्या होता है कि मान लीजिए एक बैंक है और उस बैंक एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे ए ने लोन ले रखा था और उस लोन की वो किस्तें नहीं भर रहा है, और पता चला कि इसने इस बैंक के अलावा जो है एसबीआई से भी लोन लेकर रखा है, पीएनबी से भी ले रखा है, किसी एक लाला से भी ले रखा है। तो जब लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी ज़मीन को कुर्क करके बेचेगी तो अपना जो भी ऋण जितना मांगती है, जितने उसके पैसे बनते हैं, वो पैसे सारे के सारे रिकवर करने के बाद में वो एक नोटिस जारी करेगी इन तीनों को भी कि इतना पैसा बचा है तो आप भी आकर के अपना जो उधार जो है वो यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। अगर एसबीआई को नोटिस जाता है तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच जा करने के बाद में जितना अमाउंट होता है उतना दे देते हैं, इसको लैंड डेवलपमेंट बैंक दे देती है क्योंकि उसकी वसूली के बाद में बचा हुआ है पैसा। और ये पता चला कि पीएनबी ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे, तो नहीं आने पर अगर ये 6 महीने वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़मीन तो जो है वो किसने बेची है, ज़मीन बेची है लैंड डेवलपमेंट बैंक ने, और पीएनबी ने मना कर दिया कि हम आपके पास में पैसे लेने के लिए नहीं जाएंगे, और 6 महीने 12 महीने नहीं जाते हैं तो ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा इनको। ब्याज जो है जिस टाइम लैंड डेवलपमेंट बैंक ने इनको नोटिस भेजा था उस टाइम पे जितना अमाउंट था, मान लीजिए उस टाइम पे अमाउंट था 10 लाख रुपए, और पीएनबी को नोटिस गया फरवरी में नोटिस जाने के बाद में पीएनबी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, और वो 2026 में वहाँ पर पहुँचती है लैंड डेवलपमेंट बैंक के बाद में कि ये जो मेरा जो है 10 लाख रुपए था वो ब्याज के साथ में मिल करके अब जो है 11 लाख रुपए हो गए, तो मुझे 11 लाख रुपए चुकाओ। तो ऐसा लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं करेगी। जिस दिन उसने नोटिस भेजा है उसके बाद में जो है उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा, वही पैसा दिया जाएगा अगर इन फ्यूचर ये कभी आते हैं तो।
नेक्स्ट सेक्शन 81 है मॉर्टगेजेस एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर्स ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिलीज, यानी हिंदू संयुक्त परिवार के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित बंधक। अब आपको पता होगा जो हिंदू जॉइंट फैमिलीज हैं उसके अंदर क्या होता है, जमीन का मालिक कौन होता है, क्योंकि ये दादा परदादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली जा रही है, तो जो उसका करंट मालिक होता है, यानी अगर किसी जो पिताजी हैं या दादाजी जो भी उनमें से जीवित हैं, वो जो है इस जमीन के क्या माने जाते हैं, मैनेजर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, मैनेजर माने जाते हैं। ये इसके ओनर नहीं है। ओनर क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी, हाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये ओनर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है ये जमीन खरीदी नहीं है। ये सिर्फ उन जमीनों पे लागू होता है जो यहाँ पर अगर कोई इंसान है, यहाँ पर दादाजी के पास में दादाजी से पिताजी के पास में आई, पिताजी से बेटे के पास में आई, बेटे से पोते के पास में जा रही है, ये जमीनें जो हैं जो आपको खानदानी मिलती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका ओनर नहीं हो सकते। ओनर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपने इसे कमा करके नहीं खरीदा है। अगर आप कमा करके खरीदते हैं तो आप ओनर है, और कमा करके नहीं खरीदते हैं तो हिंदू जो है जॉइंट फैमिली एक्ट के तहत मैनेजर यहाँ पर इनको बताया गया है। तो अगर जिसके पास में अभी ये ज़मीन है वो मैनेजर है, जब इनके ये चले जाएंगे और उनके बाद में इनका जो आगे वाली पीढ़ी है वो फिर उनकी डिवाइड होकर के मैनेजर बन जाएगी। अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों के हिस्से में जितनी जितनी ज़मीन आएगी वो उसके मैनेजर बन जाएंगे। अगर ये आपकी पैतृक संपत्ति है, खरीदी हुई संपत्ति पे ये लागू नहीं होता है। खरीदी हुई संपत्ति के पास में बिल्कुल खरीदी हुई संपत्ति पे इंसान का खुद का ही अधिकार होता है। कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई बाप जो है वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच रहा है, तो बेटे ने जाकर के कोर्ट में अपील कर दी कि ये हमारी पैतृक संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी वजह से मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा, मेरे हिस्से में आते आते ये सारी ज़मीनें साफ कर जाएगा। तो वो केस इसी बेसिस पे होता है क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, मैनेजर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदू संयुक्त परिवार के प्रबंधक द्वारा निष्पादित बंधक परिवार के सभी सदस्यों पर बाधित होगा। यानी अगर किसी के दादाजी ने यहाँ पर जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया है, तो उसको जाकर के दादाजी के बाद में पिताजी या फिर उनका बेटा जो है ये बोल के चैलेंज नहीं कर सकता कि ये तो हमारे दादाजी ने लिया था, वो मैनेजर थे उस टाइम पे जो है इसके ओनर थे, और ये हमारी पैतृक संपत्ति है तो उन्हें लोन लेने का कोई अधिकार नहीं था, ये बोल के आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर लोन लिया है उस टाइम के ओनर ने तो वो लोन जो है वो चुकाना ही पड़ेगा। इसको जो है सभी सदस्यों पर ये बाध्यकारी होगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति में भी अगर आपके किसी पिताजी दादाजी ने लोन लिया है तो वो लोन माना जाएगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये हमें सेक्शन 81 बताता है। नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्शन 82। सेक्शन 8 ऑफ द सेंट्रल एक्ट 32 ऑफ 1956 अप्लाइज टू द मॉर्टगेजेस, यानी हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षणता अधिनियम जो है वो भी यहाँ पर उसकी धारा जो 8 है वो भी बंधकों पे लागू होगी। और कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जो है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, राजस्व अपील प्राधिकरण को अपील की जा सकती है इस एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास है 83 रिस्ट्रिक्शन ऑन लीजेस, बंधक संपत्ति पर पट्टे पर देने से पहले बैंक को सूचित करना होगा। आज मान लीजिए किसी एक इंसान ने जाकर के लैंड डेवलपमेंट बैंक में अपनी ज़मीन को गिरवी रखा है और गिरवी रखने के बाद में उसने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में वो ये ज़मीन किसी को लीज पे दे देता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लीज पे तभी दे सकते हैं जब लैंड डेवलपमेंट बैंक जहाँ से आपने लोन लिया है उनकी अनुमति हो, उनको सूचित करना पड़ेगा, और सूचित करने के बाद में अगर वो इसको एग्री करते हैं तभी आप जाकर के जो है उसको लीज पे दे सकते हैं। 84 है लैंड डेवलपमेंट बैंक टू रिसीव मनी एंड गिव डिस्चार्ज, ये जो है भूमि विकास बैंकों का धन प्राप्त करने और रसीद देने का अधिकार। ये यहाँ पर भूमि विकास बैंक है उनको ये अधिकार दिया गया है कि जो मॉर्टगेजेस रखी गई है तो उसके अगेंस्ट में जो है आप लैंड डेवलपमेंट बैंक को ये अधिकार दिया है कि आप जाकर के उनसे वसूली कर सकते हैं। कैसे? आपने किसी ज़मीन पे कोई लोन लिया है, आपने बोला है कि मेरे को यहाँ पर एक जो है स्टोरेज बनाना है या मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है, और पता चला कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए आप गए, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, वो नहीं चला, कुछ फॉल्ट हो गया और उसके बाद में जो है वो पैसा डूब गया और अब आप किस्तें भी नहीं जमा कर रहे हैं। तो ऐसे में 84 के अंदर
लैंड डेवलपमेंट बैंक को ये राइट्स दिया गया है कि आपको उस भूमि जो लोन लिया गया है उसकी वसूली का अधिकार है। और वसूली का अधिकार क्या होता है? वसूली का अधिकार ये होता है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक का मैनेजर जाकर के आपकी खड़ी फसल जो है उसकी जब्ती कर सकता है। आपके पास फसल जो है पकी पकाई खड़ी है, उसकी जब्ती हो जाएगी, उसको बैंक के द्वारा कटवा के बेचा जा सकता है। अगर आपने फसल निकाल ली है तो निकाली हुई फसल को जाकर के जब्त करके उसे बेच करके वसूली कर सकता है। आपके पास कोई गाय भैंस रखी हुई है, उनको जब्त करके बेच करके वसूली कर सकते हैं। आपके पास ट्रैक्टर रखा हुआ है, उसको उठा करके ला करके बेच के वसूली कर सकते हैं। ये सारे के सारे वसूली करने के जितने भी अधिकार हैं वो सेक्शन 84 में दिए हुए हैं कि आपका जो लैंड डेवलपमेंट बैंक ने जो ऋण ले रखा है उसको वो वसूल करने का उनका अधिकार है। और वसूल करने के लिए किसान के पास में जो जो संपत्ति है उस संपत्ति को वो जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 85, पावर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वेयर मॉर्टगेजेस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड और सिक्योरिटी बिकम्स अनसफिशिएंट। तो क्या है कि यहाँ पर संपत्ति मान लीजिए नष्ट हो जाए या जमानत अपर्याप्त हो जाए। लैंड डेवलपमेंट बैंक ने जो है कोई लोन दिया और लोन दिया था उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदा और वो किसी वजह से खराब हो गया, टूट फूट गया, ऐसा हो गया। या फिर जो है मुर्गी पालन के लिए इन्होंने दिया था और मुर्गी पालन में मुर्गियां मर गई और जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया था उस पर्पज़ से जो प्रॉपर्टी बनी है, जो भी प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें आ सकती है, ट्रैक्टर हो गया, गाय भैंस हो गई, मुर्गी पालन के लिए हो गया, नहर नाले तालाब कुएं ट्यूबवेल, वो नष्ट हो गई। अगर वो नष्ट हो जाए या फिर जमानत अपर्याप्त हो जाए, आपने जो ज़मीन रखी है वो ज़मीन की पता चला कि करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 10 लाख है और आपने लोन यहाँ पर कितना ले रखा है? लोन आपने ले रखा है 15 लाख का, ये उसकी करंट वैल्यू है और ये 15 लाख का क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। तो ऐसे केस के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो इनको बोलेगा कि आप जो है जो 5 लाख रुपए की जो आपने जो बंधन बना रखा है, जो 5 लाख रुपए की वसूली जो है गारंटी है वो कम पड़ रही है, तो उनको पर्याप्त मौका देगा कि आप इतने रुपयों की गारंटी और जमा करवाएं, या तो ज़्यादा ज़मीन इसके नाम करें या फिर कोई और तरीके से इसकी गारंटी दें। या फिर अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तो साहब इतनी ज़मीन है 10 लाख वाली की और इसके अलावा मेरे पास ज़मीन नहीं है, आपने 15 लाख का लोन दे दिया तो आपकी गलती है, मैं क्या करूं? अगर वो ऐसा बोल देता है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जाकर के ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, इनकी वसूली कर लेगा। वसूली कैसे कर लेगा? अगेन हमने पहले आपको बता दिया है कि वसूली उसके पास जो फसल है उसको जब्त कर लेगा, उसके जानवर जो हैं उनकी जब्ती हो सकती है, किसी भी तरीके से जिस तरीके से वसूली की जाए उससे 5 लाख रुपए की वसूली करेगा और बाकी के जो 10 लाख रुपए हैं वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन पड़े रहेंगे। और अगर इसके सुनवाई के बाद में भी अगर ये ना हो तो 88 और 89 के तहत वसूली कर लेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कार्रवाई भी कर सकता है बैंक अगर वो 5 लाख रुपए नहीं दे रहा है और वसूली करने का उसके पास साधन नहीं है। तो 86 है राइट ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक टू सेल मॉर्टगेजेस प्रॉपर्टी, जो बंधक संपत्ति है उसको बेचने का अधिकार है लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास में। आप लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास में जो है यहाँ पर आपने ज़मीन गिरवी रखी है, तो ये ज़मीन अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो ये इस ज़मीन को क्या कर सकता है? बेच सकता है, इसका अधिकार है। और मान लीजिए कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर लैंड डेवलपमेंट बैंक को लगता है कि इसको लीज पे देकर के भी हमारे जो ऋण की वसूली हो रही है, तो यहाँ पर ये किस पे दे सकता है? लीज पे दे सकता है। लीज यानी पट्टे पे दे सकता है किसी किराएदार को कि 10 साल के लिए तू इसे लीज पे ले ले और 10 साल लीज में लेने के बाद में उसकी अमाउंट जो है हमारे को जमा करा दे। हमारा अमाउंट 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए है, 10 साल तू लीज पे रख ले, 15 लाख रुपए चुका दे तो वो उसको लीज ट्रांसफर हो जाएगी। 10 साल के लिए जिसकी ज़मीन है उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा और 10 साल बाद में जो है वो वापस किसान को वो ज़मीन चली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ कर सकता है, या तो लीज पे दे सकता है या बेच सकता है, जो उचित लगे और जिससे जो है इनकी रिकवरी हो जाए उस हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में 87, हाँ 86 हो गया। 86 के बाद में 87 रिकवरी ऑफ लोन्स बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है हमने मोड बता दिया कि किस तरह से जाकर के वसूली कर सकता है, लेकिन वसूली किन किन चीज़ों की करेगा वो 87 में दिया हुआ है, 87 में दिया हुआ है, धारा 87 के अंदर
ये सभी ऋण जो इसने पैसा चुकाया है उनकी वसूली कर सकता है, उसके ऊपर ब्याज की वसूली कर सकता है और लागत की वसूली कर सकता है। यहाँ पर आप पूछेंगे लागत क्या है, लागत क्या है, ये कौन सा जो है हिडन कॉस्ट जोड़ दिया। आजकल नहीं होता है कि कहीं पे पता चलता है आपने अमेजोन से ऑर्डर किया 100 रुपए की कोई चीज़, और जब आप पैसा वहाँ पर भुगतान करने के लिए पहुँचे तो उसके ऊपर वो 100 रुपए की चीज़ हो गई 350 की, होता है। या फिर हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो, इनके अंदर भी होता है कि खाना तो दिखा रहा है 100 रुपए का, लेकिन जैसे ही हम फाइनल चेकआउट पे जाते हैं वो 100 से सीधा जो है 200 सवा 200 रुपए का हो जाता है। तो इसमें इनके हिडन चार्जेस जुड़े रहते हैं, डिलीवरी का इतना, पैकेजिंग का इतना, ये वो। तो ये यहाँ पर बैंक के पास में क्या लागत होगी, यहाँ पर इनके पास तो पैकेजिंग वगैरह होगी नहीं, तो इनके पास में क्या लागत होगी। मान लीजिए किसी किसान ने जो है लोन लिया और उसको वो चुका नहीं पा रहा है, तो भूमि डेवलपमेंट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, भूमि सुधार बैंक, वो क्या करेगा, इस संपत्ति को बेचेगा, इसकी कुर्की कर लेगा, जब्ती कर लेगा, और उसके बाद में बोली लगा करके इसको बेच दिया जाएगा। तो बोली लगाने के अंदर भी खर्चा आएगा, पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा कि इस जमीन की यहाँ पर नीलामी हो रही है, आप आइए। वहाँ पर 2-4 अफसरों को भी जाना पड़ेगा जो जाकर के इसकी नीलामी करेंगे, उनके चाय का, पानी का, आने का, जाने का, ये सारा भी खर्चा होगा। तो वो खर्चा कौन देगा, वो खर्चा कौन देगा, इस जमीन को बेचने के बाद में जो है लागत वसूली जाएगी, जो खर्चा आएगा वो भी वसूला जाएगा। या तो आप तरीके से अपना लोन जो है चुकता कर दो, और अगर हम बेचेंगे तो हमारे जो बेचने का खर्चा आया है वो भी आपको जो बेचने के बाद में राशि मिलेगी उससे जब्त किया जाएगा। उसके बाद में हाँ, जनरली क्या होता है, जैसे कोई अगर बैंक ज़मीन को बेचती है तो सबसे पहले वो क्या वसूलती है, सबसे पहले वो लागत वसूलती है कि भाई इसको बेचने में कितना खर्चा आया। मान लीजिए कोई ज़मीन जो है वो 15 लाख रुपए में बिकी, और 15 लाख रुपए में बिकी और लोन उन्होंने ले रखा था 10 लाख का, 10 लाख का क्या ले रखा था, लोन, और 15 लाख में क्या गया हुआ, उसको बेचा गया। तो बेचा जाने के बाद में और ब्याज इसके ऊपर कितना हो गया है, 2 लाख। ये 2 लाख यहाँ पर क्या हो गया है, ब्याज हो गया। और बेचने के अंदर जो कार्रवाई करी उसके अंदर खर्चा कितना आया, 50,000 रुपये का आया। ये 50,000 रुपये की लागत आई, न्यूज़पेपर में छपवाया, न्यूज़पेपर में छपवाने के बाद में वहाँ पर ऑफिसर गए, ऑफिसर जाने के बाद में वहाँ पर जो है फिर इसकी नीलामी हुई, और उनके जो भी है आने जाने का जो भी खर्चा था वो 50,000 रुपये आया। तो सबसे पहले क्या काटा जाएगा, सबसे पहले ये 50,000 रुपये काटे जाएंगे। ये 50,000 काटने के बाद में कितना बचता है, 14,50,000 बचता है। और ये जब काट लिया उसके बाद में जो है ब्याज काटा जाएगा। ब्याज कितना होता है, 2 लाख। तो अब कितने बच गए, 12,50,000। और 12,50,000 बचने के बाद में जो है मूलधन काटा जाएगा जो कितना है, 10 लाख। तो शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष यहाँ पर बचा है 2,50,000। ये 2,50,000 जो हैं वो किसी और बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है किसी किसान ने, तो उनको यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा कि ये पैसा हमारे पास में पड़ा है, आप अपने लोन की एवज में आकर के हमसे ले सकते हैं। और अगर वो लोन नहीं ले रखा है तो ये पैसा जो है जो भूमि का मालिक था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा कि ये 2.5 लाख रुपए बचे हैं, सारा हमारी ये जो लागत वगैरह वसूल करने के बाद में, तो ये आप आकर के ले जाओ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या वसूला जाता है, लागत, दूसरे पे ब्याज, और लास्ट में जो है वो मूलधन वसूला जाता है। तीसरे में क्या बताया वसूला जाता है, मूलधन। ये आपको इसकी सीरीज भी याद रखनी है। उसके बाद में पावर सेक्शन 88 पावर टू डिस्ट्रेन, यानी जब्ती की शक्ति। यानी अगर किसी ऋण की किस्त जो है वो 3 समय से अधिक बकाया है, 3 महीने हो गए और कोई जो है किस्त अपनी चुका नहीं रहा है, उसको बार बार बोला जा रहा है कि आपकी जो है लोन उसकी किस्त आप चुकाओ, नहीं, लेकिन नहीं चुकाई जा रही है, तो फिर बैंक जो है जब्त कर सकता है, कुर्क कर सकता है, उसको बेच सकता है। ये बैंक के पास में अधिकार रहेगा। और क्या क्या कर सकता है, फसल को या उत्पाद को भी जब्त कर सकता है। लेकिन 12 महीने बाद कोई कार्यस्थल नहीं होगा। लेकिन आपको जो जब्ती है, अगर 3 महीने की तक किस्त नहीं चुकाई गई है तो आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक को जो है वो ये अधिकार होता है कि वो जब्त कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक भी धीरे चला, उसने 12 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी, तो फिर उसके पास में ये अधिकार नहीं रहता है कि वो जाकर के जब्ती करे। 12 महीनों के अंदर अंदर उसे जब्ती करनी पड़ेगी। 3 महीने ये हो गए, 3 महीने आपके,
12 महीने लैंड डेवलपमेंट बैंक बोलता है हमारे, और ये नहीं हुआ तो फिर किसी के नहीं, फिर नहीं हो सकता। उसके बाद में सेल ऑफ मॉर्गेजेस प्रॉपर्टीज, यानी मॉर्गेजेस प्रॉपर्टीज को सेल करने की जो है, ऑक्शन करने की शक्ति जो है 89 के तहत दी गई है। पहले तो हमने बात करी थी, लेकिन अब इसको पावर दे दी गई है कि ये जब्ती जो है, पहले जब्ती हुई थी, अब बिक्री का पावर दे दिया गया है। पहले हमने जब्ती की शक्ति दी थी, अब बिक्री की दे दी है। बिक्री कौन करेगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक करेगा। जिसने उधार दिया है वही तो बिक्री करेगा। लेकिन पता चला कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसी भी, उनका लोन भी वापस नहीं आ रहा है और जब्ती करने भी नहीं जा रहा है। तो जब्ती नहीं करने जा रहा है, बिक्री नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर मान लीजिए किसी की कोई थोड़ी सी सेटिंग हो रखी हो और वो संपत्ति नहीं बेच रहा है, तो ऐसे केस के अंदर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी राज्य भूमि विकास बैंक जो है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक अगर बिक्री नहीं कर पा रहा है तो ये करेगा, और ये भी नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन करवाएगा? ट्रस्टी करवाएगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये नहीं करवा पा रहा है तो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, और वो भी नहीं करवा पा रहा है तो फिर ट्रस्टी उसकी बिक्री करवाएगा। अब बिक्री हो गई, बिक्री के बाद में सेक्शन 90 के अंदर जो है कन्फर्मेशन ऑफ सेल्स, यानी बिक्री की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद में क्या होगा? जैसे ही बिक्री की रिपोर्ट जो है वो किसको दे दी जाएगी? रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी। और अगर ट्रस्टी रजिस्ट्रार ही है, मान लीजिए रजिस्ट्रार को दी जाएगी, और रजिस्ट्रार जो है वही ट्रस्टी है। अब मान लीजिए ट्रस्टी अलग आदमी है तो ट्रस्टी किसको देगा? रजिस्ट्रार को। लेकिन रजिस्ट्रार अगर खुद ही ट्रस्टी है तो वो किसको देगा? वो फिर राज्य सरकार को देगा कि हमने ये जो जमीन है वो बेच दी है। उसके बाद में जमीन की बिक्री हो गई तो 91 के अंदर है डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड्स, यानी बिक्री से जो पैसा मिला है, अभी हमने जो बात की थी, सबसे पहले लागत वसूली जाएगी, फिर ब्याज, और अंत में जो है मूलधन चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है 92 सर्टिफिकेट टू परचेज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल ऑफ परचेजर। खरीदार को प्रमाण पत्र, संपत्ति का हस्तांतरण और खरीद का अधिकार। अब कोई इंसान आया, आकर के वो जो जमीन है उसने खरीद ली, तो जमीन खरीदने के बाद में क्या होगा? जमीन खरीदने के बाद में उसको जो है बिक्री का जो प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ये जो जमीन की रजिस्ट्री जो है वो उसके नाम करवा दी जाएगी। दूसरी बात, जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई है कागजों के अंदर, लेकिन अब उसका कब्जा नहीं दिया जा रहा। जिन्होंने लोन लिया था वो बड़े जो हैं लठेत हैं और बोल रहे हैं खरीद तो ली है तूने नीलामी के अंदर, लेकिन ये जमीन हमसे छुड़ा करके दिखा। अब तू छुड़ा नहीं सकता, अब लेगा कैसे? हमारे पास तो लठ हैं, 8 भाई हैं, और अगर संपत्ति यहाँ पर इस खेत के ऊपर आकर के तू कब्जा करने की कोशिश करेगा तो तेरे को फोड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो ऐसी केस के अंदर ये जाकर के पोजीशन के लिए आवेदन देगा कि आपने मेरे को बेच तो दी है, लेकिन वो जमीन खाली नहीं कर रहा, तो विधि सम्मत कार्रवाई करवा करके। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारे जो स्टेट का कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर जो है उसको बोला जाएगा कि ये संपत्ति जो है वो खाली करवा करके जिसने खरीदा है उसको जो है कब्जा दिलवाया जाए, तो कलेक्टर इसको कब्जा दिलवाएगा। नेक्स्ट है 93 रिकवरी ऑफ लोन्स ऑन सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर ऋण की वसूली की जा सकती है। अगर रजिस्ट्रार जो है प्रमाण पत्र जारी करे तो उसके आधार पर जो है ऋण की वसूली जो है कलेक्टर के द्वारा भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कलेक्टर टू मेक रिकवरीज ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, यानी कलेक्टर जो है वो बैंक से ऋण की वसूली जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक ही जो है कर सकता है। एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के बाद में ऋण की वसूली नहीं की जा सकती। और ये जो टाइम फ्रेम है वो इस एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है, जो ये ट्रस्टी डीड होती है उसके अंदर ये होता है। और राज्य सरकार बार बार जो है इसको जो गजट के अंदर पब्लिश करके भी इसको जारी करती है कि इतने समय के अंदर जो है कलेक्टर द्वारा वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में 95 ऑफिसर्स ऑफ बैंक नोट टू बी बिड एट सेल्स, यानी बिक्री में बैंक के अधिकारी बोली नहीं लगा सकते। अब आप लैंड डेवलपमेंट बैंक का अधिकारी है, उसको कोई ज़मीन पसंद है और वो बिक्री होने जा रही है क्योंकि उसके ऊपर लोन का चुकान नहीं हो रहा है, तो वो जाकर के खुद बोली नहीं लगा सकता कि यहाँ पर मैं बोली लगाऊं। पता चला कि 20 लाख का खेत है और क्योंकि ऑफिसर खुद ही बोली लगा रहा है तो उसने अपने ही फेवर में, अपने ही पक्ष में 8 लाख की बोली जो है पारित करके 8 लाख में खरीद लिया। इसीलिए बैंक के अधिकारी या कर्मचारी बिक्री में बोली नहीं लगा सकते और इनके परिवार वाले भी नहीं लगा सकते। ये तो नहीं लगाएंगे, इनके परिवार का भी कोई सदस्य जाकर के बोली नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है 96 प्रोविजन फॉर गारंटी
फंड्स टू मीट सर्टेन लॉसेस, कुछ हानियों को पूरा करने के लिए गारंटी फंड का प्रावधान, यानी राज्य सरकार जो है वो गारंटी फंड बना सकती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक के डिबेंचर और पे ये गारंटी देती है, तो उसके लिए गारंटी फंड बना सकती है। और इस गारंटी फंड में कुछ पैसे जो हैं वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के प्रॉफिट से जमा होते हैं, कुछ राज्य सरकार जमा करती है, ताकि इन केस अगर कभी कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक फेल हो जाए तो वहाँ पर जो है इस फंड से उसकी रिकवरी की जा सके। नेक्स्ट है धारा 97, सर्विस ऑफ नोटिस, यानी नोटिस का सर्विस क्या होगा, तामील लिख सकते हैं। 7 तो कैसे करेगा इसको, नोटिस की तामील कैसे की जाएगी। नोटिस की तामील ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। जो नोटिस भेजा जाएगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अनुसार इसकी तामील की जाएगी। अगर किसी संपत्ति को बेचा है लैंड डेवलपमेंट बैंक में, या रजिस्ट्रार नोटिस देके किसी को किसी जमीन को बिकवाता है तो। 98 यहाँ पर है, पावर ऑफ कमिटी ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक टू सुपरवाइज लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड मेक रेगुलेशन। ये यहाँ पर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसको ये पावर देता है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन बैंक को ये पावर देता है कि राज्य के अंदर जितनी भी लैंड डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर एक एलडीबी है जो पता चला कि ये जोधपुर में काम कर रही है, एक एलडीबी जयपुर में काम कर रही है, एक जो है वो सीकर में काम कर रही है, एक झुंझुनू में काम कर रही है। तो ऐसे जो एलडीबीज हैं उनके लिए ये जो है उनकी निगरानी रखेगी कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई गड़बड़ी होती है तो वो इससे यहाँ पर सुधार के लिए बोल सकती है, और इनको काम करने के लिए इनके नियम्स बना सकती है, और इनके जो रूल्स यानी नियम जो बना रही है वो नियमों को जो है समय के अनुसार बदल भी कर सकती है, उनके अंदर बदलाव भी कर सकती है, ताकि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है अच्छे से सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से काम करते रहें और किसी का भी नुकसान नहीं हो। तो आज हमने चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया, शायद हाँ ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 12 अध्याय 12 हमने पढ़ लिया है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये एक स्पेशल इसके अंदर पूरा चैप्टर है लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो आपको इसे याद रखना है, और इसको आप जैसे कोऑपरेटिव एक्ट 2001 पढ़ रहे हैं वैसे ही इसकी जो धाराएं हैं वो सारी की सारी पढ़नी है, क्योंकि इसका जो देखो ये कितना मतलब किस तरीके से बात है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001 है उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बनाया हुआ है कि यहाँ पर रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट होगा, ये कार्य होंगे, वो सेम चीज़ें जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए अलग से एक चैप्टर में इन्होंने बता रखी है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसके कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है ये आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको 1-2 बार देखिए, और देखने के बाद में ये जो आगे एमसीक्यू वाला पार्ट है उसको आप चेक करिए, क्योंकि आपके दिमाग में कोई चीज़ें जाएगी तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना कि कितना याद रहा है, कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, तो ये ज़रूरी है। तो चलिए इसके एमसीक्यूज वाले पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। भूमि विकास बैंकों को लंबी अवधि के ऋण देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं है, भूमि सुधार और उत्पादक उद्देश्य यही है। भूमि सुधार के लिए ये लॉन्ग टर्म लोन्स देती है ताकि भूमि का सुधार किया जा सके और उसके ऊपर कोई जो है किसान किसी भी तरह का सुधार के उद्देश्य से जो है काम कर सके। शिक्षा ऋण भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। राजस्थान में भूमि विकास बैंकों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? इसी एक्ट के तहत की गई है, चैप्टर 12 में की गई है, और सेक्शन इसका जो चैप्टर 12 का सेक्शन फर्स्ट है शायद 67 है उसके तहत की गई है। नेक्स्ट जो है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत की गई है। भूमि विकास बैंकों द्वारा अल्पकालिक ऋण, ये अल्पकालिक ऋण जो है वहाँ वो भूमि विकास बैंक के केसेस में जो अल्पकालिक ऋण है वो 18 महीने का होता है। कितना होता है? 18 महीने से कम की डेफिनेशन को यहाँ पर कितना माना जाता है? अल्पकालिक ऋण माना जाता है। नेक्स्ट है राज्य भूमि विकास बैंक का ट्रस्टी कौन नियुक्त करता है? राज्य भूमि विकास बैंक है तो वो रजिस्ट्रार नहीं करेगा, राज्य सरकार यहाँ पर ट्रस्टी जो है वो नियुक्त करेगी, और ये दोनों भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिबेंचर जारी करने के लिए भूमि विकास बैंक को किसकी अनुमति आवश्यक है?
अगर नॉर्मल लैंड डेवलपमेंट बैंक है जो किसी डिवीजन या किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रस्टी की मंजूरी लगेगी। और अगर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक डिबेंचर जारी कर रहा है तो राज्य सरकार की लगेगी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ट्रस्टी और राज्य सरकार होगा। भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी डिबेंचर की अधिकतम अवधि अभी हमने पढ़ा था 30 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता कोई भी डिबेंचर जो है। भूमि विकास बैंकों द्वारा मॉर्टगेज संपत्ति की बिक्री कहाँ की जा सकती है? न्यायालय में थोड़ी कोई नीलामी होती है। गांव में या निकटतम सार्वजनिक स्थल पे ही की जा सकती है, यहीं पर की जा सकती है। जिस गांव पर यह प्रॉपर्टी है वहां पर या उसके आसपास के एरिया में जो है नीलामी की जा सकती है। ये दोनों लागू नहीं होते। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए कितने महीने का नोटिस? यहाँ पे 3 महीने का नोटिस दिया जाता है। जो उस भूमि का मालिक होता है उसको नोटिस दिया जाता है कि इतने समय में आपकी जमीन जो है बेच दी जाएगी अगर आपने लोन नहीं चुकाया है। 3 महीने से तक अगर कोई लोन नहीं चुकाता है तो उस 3 महीने तक उसको नोटिस दिया जाता है कि आपकी किस्त बाकी है, चुका दो चुका दो चुका दो। 3 महीने तक नहीं चुकाए तो उसको बेचा जा सकता है। ठीक है। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद प्राप्त राशि का उपयोग किस क्रम में किया जाता है? सबसे पहले क्या वसूला जाएगा? लागत। जो लागत हुई है, जो खर्चा हुआ है उसको वसूला जाएगा, फिर ब्याज को और लास्ट में मूलधन वसूला जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास में भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद खरीदार को क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पर जब कोई खरीदार होगा रजिस्ट्री करवाने के बाद में उसको सेल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बिक्री प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए कलेक्टर किस अधिनियम के? कलेक्टर जो है वो हमेशा राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही उसको अपॉइंट किया जाता है कलेक्टर को, और इसी के अधिनियम के अंतर्गत काम करेगा। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद प्राप्त राशि में किसे प्राथमिकता दी जाती है? प्राथमिकता किसे दी जाती है? लागत को दी जाती है। सबसे पहले लागत वसूली जाएगी, सेकंड पे क्या आता है? ब्याज आता है, और लास्ट में क्या आता है? मूलधन आता है। भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज दर कौन तय करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक या केंद्र सरकार? भूमि विकास बैंक खुद तय करती है कि हम इस डिबेंचर पे कितना ब्याज देंगे, और उस हिसाब से वो पब्लिक नोटिस निकालती है, पब्लिक को बोलती है कि आकर के आप हमसे डिबेंचर खरीदो और इतने समय के बाद में हम जो है इतने ब्याज के साथ में आपको जो है राशि दे देंगे। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो यहाँ पर ट्रस्टी जो है वो पूर्व अनुमति देगा, तब जाकर के बिक्री की जा सकती है। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद खरीदार को संपत्ति का कब्जा कौन दिलाएगा? तो कब्जा रजिस्ट्रार नहीं दिला सकता, ट्रस्टी नहीं दिला सकता, बैंक प्रबंधन नहीं दिला सकता। किसी भी जमीन का कब्जा छुड़वाना या कब्जा दिलवाना हो अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान इसका क्या नाम था? राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत अपॉइंटेड कलेक्टर ही जो है कार्रवाई करता है कब्जा दिलवाने की। नेक्स्ट हमारे पास में है भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद प्राप्त राशि में से किसे अंतिम प्राथमिकता दी जा सकती है? मूलधन को। सबसे पहले लागत, ये 1 नंबर पर आएगा, लागत जो है वो 1 नंबर पर आएगी, ब्याज दूसरे नंबर पर आएगा और मूलधन तीसरे पे आएगा। तो सबसे कम प्राथमिकता किसे दी जाती है? मूलधन को दी जाती है। तो यहाँ पर ये मूलधन करेक्ट है। भूमि विकास बैंकों द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री के बाद प्राप्त राशि में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? ये हमने अभी अभी पढ़ा था, लागत को ही प्राथमिकता दी जाती है और लास्ट मूलधन को दी जाती है। तो ये आज की हमारा जो क्लास है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सारी क्लास के अंदर जो जो हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जा कर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं ये सारे डाउट्स जो हैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ। कमेंट्स को पढ़ने के बाद में आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर कोई छोटा डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। आप जब ये क्लास देखें तो क्लास देखने के साथ साथ आप उसके डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर पढ़ा के रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था, कभी कभी कोई टाइपिंग एरर हो जाती है और पता चलता है ये अभी मैं रिकॉर्ड करने के बाद में इसे देखूंगा, अगर उसके अंदर कुछ एरर लगती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी कभी कभी क्या हमेशा ही डालता हूँ ताकि आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखेंगे तो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, या फिर अगर कहीं पे उनको कुछ लगता है डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं तो इस वजह से क्या है प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और आपकी नज़र, जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको बोला था, अगर मछली की आंख पे आपकी नज़र होगी तो आपका निशाना जो है वो अर्जुन की तरह लगेगा, ये निश्चित है। क्योंकि किस्मत एक चीज होती है, कई लोग बोलते हैं कि किस्मत भी एक चीज होती है, लेकिन आपको पता है प्रारब्ध जो है उसे कर्म के द्वारा काटा जा सकता है। आप कर्म करेंगे, कर्म करते रहेंगे
तो उस कर्म से जो है प्रारब्ध को काटा जा सकता है। लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत से लगे या ना लगे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लगने वाले लग जाते हैं किस्मत से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो किस्मत में नहीं लगना भी लिखा है, उसने कर्म किया है, तो वो प्रारब्ध उसका बदल जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको खूब मेहनत करनी है। बहुत अच्छी आपके पास में इतने सालों के बाद में वैकेंसी आई है, तनख्वाह भी अच्छी है, मोटा पैसा मिल रहा है, राजस्थान के अंदर ही आप काम करोगे और ज़्यादातर चांसेस ये भी हैं कि आप जिस बैंक में लगोगे उसी से रिटायर होगे। तो आपकी ये एक तरह से स्थायी जॉब है, स्थायी एक जगह पर रह करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ये भी आपको फ़ायदा रहेगा। और राजस्थान के जितने भी स्कीम्स वगैरह आती है उनके भी जो है पैसे हैं वो यही बैंक्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपके पास में मेंबर ओनली जो ट्रांजेक्शन्स हैं एक तो वो होते हैं, और दूसरा जो है आपके पास में राजस्थान सरकार की जितनी स्कीम्स होती है उसका पैसा आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपके पास में एक तरह से पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रख करके चलना है कि वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी वैकेंसी है, इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकना है। दिमाग में ये रखें और तैयारी करें। कल हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका पढ़ेंगे, चैप्टर 13। तब मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।